तो अर्थवर्म कौन से वाले फाइलम को बिलोंग करता है? फिर फाइलम एनेलिडा। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया में, तो अर्थवर्म जो रहता है इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का मेन कैरेक्टर क्या रहता है कि एनिमल शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब अर्थवर्म की जो बॉडी है वो आपको सेगमेंट्स में दिखाई देती है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो न्यूमरस सेगमेंट्स आते हैं, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120, 80 to 120 सेगमेंट्स अर्थवर्म की बॉडी में होती है। ओके, और ये जो सेगमेंट्स रहती है ना मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो आउटर सेगमेंट्स आल्सो करस्पॉन्ड टू द इंटरनल सेगमेंट, ऐसी बॉडी है उसकी अर्थवर्म की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सेगमेंट सिर्फ बाहर से है, तो बॉडी के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे रही है? सेगमेंट्स। इसीलिए बोला कि आउटर सेगमेंट आल्सो करस्पॉन्ड द इंटरनल सेगमेंट। तो कंप्लीट सेगमेंटेड मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखता है यहाँ पर। बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है अर्थवर्म की, मतलब सेंटर से ऐसे कट करेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट होने वाला है, ऐसे कट करने से 2 इक्वल पार्ट, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी रहेगी। ओके, इसके अलावा फिर यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने कि इसके एम्ब्रियो पे कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर। अर्थवर्म का जो एम्ब्रियो रहेगा उसके एम्ब्रियो पर आपको 3 लेयर दिखाई देती है। कौन सी 3 लेयर है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अर्थवर्म के एम्ब्रियो पर 3 लेयर रहती है जो अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है, इसीलिए हमने उसको बोला है कि इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ये एक जनरल कैरेक्टर्स हमें अर्थवर्म के दिखाई देते हैं। ओके, देन उसके बाद में अगर हम उसके बॉडी के बारे में बात करेंगे तो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो मेन 3 रीजन में डिवाइडेड रहती है। जैसे इस डायग्राम से भी आपको समझ में आता है कि मेन 3 रीजन आपको वहाँ पर दिखते हैं। कौन कौन से 3 रीजन है? तो ये जो आपको बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है ना कुछ रेड कलर का, इसके आगे का जो रीजन है उसको बोलते हैं प्री क्लिटेलर रीजन। समझ में आया? ये जो रेड कलर का बीच में आप देख रहे हैं, इसके स्टार्टिंग का जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है? प्री क्लिटेलर रीजन। ये जो है उसको बोलेंगे क्लिटेलर रीजन, और उसके बाद का जो है उसको बोलते हैं पोस्ट क्लिटेलर रीजन। तो 3 पार्ट में बॉडी है अर्थवर्म की। कौन सा है 3 पार्ट बताओ? ये इसके पहले का कौन सा वाला है? प्री क्लिटेलर रीजन। बीच में जो आपको दिखता है ये कौन सा है? क्लिटेलर रीजन। और उसके बाद में जो दिखता है दैट इज द पोस्ट क्लिटेलर रीजन। ठीक है, 3 रीजन में हमको अर्थवर्म की जो बॉडी है वो डिवाइडेड दिखती है। अब उसमें सिफेलाइजेशन दिखता है। अर्थवर्म पहला ऐसा एनिमल है एनिमल किंगडम का कि जिसमें हेड फॉर्मेशन हुआ है, सिफेलाइजेशन उसको हम बोलेंगे। तो बॉडी जो सेगमेंटेड है उसमें से एंटेरियर कुछ सेगमेंट, मतलब स्टार्टिंग की जो कुछ सेगमेंट है वो क्या बनाती है? अर्थवर्म का हेड बनाती है। हेड है मतलब उसमें माउथ होगा, तो अर्थवर्म का जो हेड रहता है, माउथ रहता है, उस पर कवर होता है। आपको पता है कि अर्थवर्म क्या करता है? सॉइल के अंदर ऐसे जगह कर करके गड्ढे कर करके अंदर जाता है ना बरोज में, तो सॉइल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए कुछ टफ कवरिंग आगे होना चाहिए। तो अर्थवर्म का जो माउथ रहता है, हेड रहता है, तो एनसीईआरटी में आपको दिया है कि इसके माउथ पर, हेड पर एक टफ कवरिंग है। ओके, तो वो जो टफ कवरिंग रहेगा उसको बोलेंगे पेरिस्ट्रोमियम। ठीक है, जो टफ कवरिंग रहता है माउथ का जो टफ कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्ट्रोमियम। सो माउथ का, हेड का टफ कवर उसको बोलते हैं पेरिस्ट्रोमियम। और जो माउथ है, माउथ को आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोस्टोमियम। समझ में आया? अर्थवर्म का जो माउथ है, माउथ को क्या बोलेंगे? प्रोस्टोमियम। और उस पर जो कवर है, कवर को क्या बोलेंगे? पेरिस्ट्रोमियम। तो कितनी सेगमेंट हेड बनाने के काम में आती है? तो फर्स्ट 3 सेगमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट 3 सेगमेंट जो है ये मिलाकर अर्थवर्म का हेड और हेड में माउथ तैयार करते हैं। उसके ऊपर का कवर मतलब पेरिस्ट्रोमियम। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला कि 3 रीजन में अर्थवर्म की बॉडी डिवाइडेड है, प्री क्लिटेलर, क्लिटेलर एंड पोस्ट क्लिटेलर। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थवर्म का जो प्री क्लिटेलर वाला रीजन होता है इट इज फ्रॉम सेगमेंट 1 to 13। ओके, क्लिटेलर वाला जो रीजन होता है इट इज फ्रॉम सेगमेंट 14, 15 एंड 16। और जो दूसरा रहता है पोस्ट क्लिटेलर रीजन, तो पोस्ट क्लिटेलर रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम 17 टू लास्ट।
ठीक है, ये सेगमेंट है। अब अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी है उसमें जितनी भी सेगमेंट है उन सेगमेंट्स पर एस शेप के चिटी प्रेजेंट रहते हैं, हम उसको चिटी बोलते हैं, सेटी बोलते हैं, सॉरी, एस शेप के सेटी रहते हैं। यहाँ पे देखो सेटी दिख रहा है आपको, इट इज देयर फॉर अ लोकोमोशन। तो अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी की सेगमेंट्स है उसमें फर्स्ट लास्ट अनक्लीटेलर वाला रीजन छोड़ के, ध्यान दो, अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी सेगमेंटेड है उसमें फर्स्ट सेगमेंट छोड़ दो, लास्ट वाली सेगमेंट छोड़ दो, बीच का क्लीटेलर वाला रीजन छोड़ दो, फिर पूरी बॉडी की जो सेगमेंट्स है उसमें एस शेप के सेटी आपको दिखाई देंगे। और इस सेटी का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रहता है उसकी वजह से अर्थवर्म का क्या होगा, लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है। तो एस शेप के सेटी जो है वो अर्थवर्म को लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए काम में आता है। समझ में आया? फिर ये जनरल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे रहता है। अब उसके एनाटॉमी की तरफ जाते हैं। तो अर्थवर्म की जो एनाटॉमी है उसमें हमको अलग अलग तरह का ऑर्गन सिस्टम दिखाई देता है। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर। तो इसीलिए सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम है दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवर्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट कैसे? तो देखो, अर्थवर्म का जो इंटेस्टाइन है ना, अर्थवर्म के इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फोल्डिंग दिखता है। जैसे ये अर्थवर्म का इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन को यहाँ से ब्रेक किया और आपको यहाँ पे बड़ा करके बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में आपको अंदर का जो पोर्शन है वो ऐसा फोल्डेड दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो फोल्डेड पोर्शन आप देख रहे हैं अंदर का, दैट इज नोन एज अ टाइफ्लोसोल। क्या करता है? जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर में विलाय रहते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज करने के लिए, वैसे अर्थवर्म का जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपको ये फोल्डिंग दिखता है, यानी इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, टाइफ्लोसोल। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर डाइजेशन, फॉर एब्जॉर्प्शन। तो टाइफ्लोसोल के पहले वाला पोर्शन मतलब प्री टाइफ्लोसोलर रीजन। ओके, देखो, प्री टाइफ्लोसोलर, देन जहाँ पे टाइफ्लोसोल दिखाई देता है उसको बोलेंगे टाइफ्लोसोलर, और टाइफ्लोसोल के बाद का रीजन मतलब पोस्ट टाइफ्लोसोलर। ऐसे 3 पार्ट में अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो डिवाइडेड होता है। समझ में आया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट अर्थवर्म में क्या क्या रहते हैं, तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दिखाई दे रही है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ है, माउथ की कैविटी मतलब बकल कैविटी। बकल कैविटी कहाँ पे ओपन होता है, इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद रहता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद डायरेक्ट यहाँ पे स्टमक ना होके वहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, गिज़ार्ड। गिज़ार्ड का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम चलता है उसको हम बोलते हैं गिज़ार्ड। और तो हम क्या खाएगा, मिट्टी। मिट्टी में, सॉइल में पार्टिकल्स कड़क होंगे, उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो उसका जो फूड है, अर्थवर्म का जो फूड रहता है, इट इज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड करते करते सॉइल पार्टिकल्स भी अंदर जा रहे हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो भी अर्थवर्म कंज्यूम करता है उसको अंदर जाने के बाद फाइन पाउडर में कन्वर्जन किया जाता है, उसका पूरा ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंड करने का काम कौन करता है, फिर गिज़ार्ड। ठीक है, देन उसके बाद में फिर स्टमक जो कि स्टोरेज करने का काम करता है। स्टमक के बाद में चालू होगा ये लंबा सा इंटेस्टाइन, जिसमें 3 रीजन रहते हैं, टाइफ्लोसोलर, प्री टाइफ्लोसोलर एंड पोस्ट टाइफ्लोसोलर। ओके, अब यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो 7th सेगमेंट है, आप देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 27th सेगमेंट। तो इंटेस्टाइन का 27 सेगमेंट से ऊपर ऐसे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जा रहे हैं। तो 27 से ऊपर 22 तक एक्चुअली में ये जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन से 27 से निकल के ऊपर 22 तक वैसे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर जाते हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर 27 से ऊपर 22 तक जाते हैं उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल केइकम। ठीक है, इंटेस्टिनल केइकम ऐसे उसको हम बोलेंगे। तो देखो ये अर्थवर्म का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहाँ से लेके कहाँ तक रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद रहता है ईसोफेगस,
यहाँ पे ये डायग्राम में क्रॉप आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, क्रॉप भी स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद आपको दिखाई देता है गिजार्ड। तो गिजार्ड में हमको याद रखना है कि क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है गिजार्ड। तो एक्चुअली गिजार्ड पहले होना चाहिए, क्रॉप बाद में। गिजार्ड में ग्राइंड हो जाएगा, क्रॉप में स्टोर होगा। उसके बाद में फिर इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट है। इंटेस्टाइन के बीच वाले पार्ट में टाइफ्लोसोल है, पहले और बाद में नहीं है। तो ऐसा ही अर्थवर्म का कंप्लीट डाइजेशन का काम करने के लिए उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, डेड एंड लिविंग मटेरियल को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद अर्थवर्म का रेस्पिरेशन। तो अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। हमें याद रखना है कि अर्थवर्म जो है उसका रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होने वाला है, मॉइस्ट स्किन। अगर अर्थवर्म की स्किन ड्राई हो गई तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया मतलब अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एस्फाइक्सिया मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। कब होगा ये, जब अर्थवर्म की स्किन कैसी रहेगी, ड्राई। तो ड्राई स्किन की वजह से एस्फाइक्सिया हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो अर्थवर्म का स्किन मॉइस्ट होना चाहिए, तभी गैसेस का एक्सचेंज होगा। कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थवर्म के बॉडी के अंदर की जो वॉल्यूम है, अर्थवर्म के बॉडी के अंदर की जो वॉल्यूम रहती है, उसके कंपैरिजन में उसके बाहर का सरफेस एरिया कहीं गुना ज़्यादा है, और इसीलिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अर्थवर्म को ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? अर्थवर्म के बॉडी का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल वॉल्यूम। तो इसीलिए सरफेस एरिया से ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। कोई स्पेशल वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वगैरह उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है ऑक्सीजन और CO2 को। देन उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो अर्थवर्म का रहता है, इट इज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड रहता है। देखो ऐसा अर्थवर्म है, उसके ऊपर की साइड मतलब डॉर्सल, नीचे की साइड मतलब वेंट्रल। हम ये खड़े हैं, हमारा सामने की साइड मतलब वेंट्रल, पीछे मतलब डॉर्सल। हमारी बॉडी में हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डॉर्सल है कि वेंट्रल है, वेंट्रल। बट अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है डॉर्सल, ऊपर रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म का, डॉर्सल रहता है। ओके, अब ये जो डॉर्सल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड विल फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। रेड कलर का ब्लड है अर्थवर्म का। हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिजॉल्व रहती है उसके ब्लड में। एंड 3 पेयर ऑफ हार्ट्स आर देयर। 3 पेयर हार्ट की है। देखो हमसे एक नहीं संभाला जाता, बेचारा 3 पेयर हार्ट की संभालता है। टोटल 6 हार्ट संभालता है वो, है ना। कैसे संभालता होगा, देखो उसका कंट्रोल कितना है अपने दिल पर। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये बीच में तीसरा पेयर दिखाई दिया। ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है, और ये तीसरी पेयर है। और ये इंपॉर्टेंट वाली डॉर्सल वेंट्रल ब्लड वेसल्स वहाँ पे आपको दिखती है। वैसे 3 पेयर हार्ट के हमको अर्थवर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, और NCERT में दिया है कि 4th, 5th और 6th वाला जो सेगमेंट है अर्थवर्म के बॉडी का, जो सेगमेंट है 4th, 5th और 6th, उसमें प्रेजेंट रहती है ब्लड ग्लैंड। 4th, 5th और 6th सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है ब्लड ग्लैंड्स। और ये ब्लड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है हीमोग्लोबिन एंड ब्लड सेल्स। समझ में आया? अर्थवर्म जो है, तो अर्थवर्म की बॉडी की 4th, 5th और 6th सेगमेंट, इन सेगमेंट में हमको क्या दिखता है, ब्लड ग्लैंड्स। और ये ब्लड ग्लैंड्स वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगी, हीमोग्लोबिन, एंड प्रोड्यूस किया जाता है सेल्स। NCERT में दिया है कि जो सेल्स है दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर अंदर जाएगा वेस्ट मटेरियल, तो उसको पैथोजन उसको ब्रेक करने का काम करते हैं ये। तो ये क्या हो गया फिर अर्थवर्म का, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अर्थवर्म में आपको क्या क्या दिखाई देता है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ के बाद में बकल कैविटी है, तो सेंटर में आपको ये पूरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। लेकिन आजू बाजू में उसके पूरी सेगमेंट्स पर कुछ ब्लैक कलर के बहुत सारे डॉट्स आपको दिख रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है, दीज आर स्मॉल स्मॉल पोर, छोटे छोटे छेद है, ये पोर्स हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है दे स्पेशली वर्क फॉर एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन का जो काम रहता है अर्थवर्म में, वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का जो काम रहता है वो कौन करता है? नेफ्रिडिया करते हैं। 3 टाइप के अलग अलग नेफ्रिडिया हमें अर्थवर्म में दिखाई देते हैं। ओके, सबसे पहला जो है दैट इज द सेप्टल नेफ्रिडिया। देखो एनसीईआरटी में दिया है नेफ्रिडिया के 3 टाइप दिए हैं, सेप्टल, उसके बाद इंटेग्यूमेंटरी एंड फेरिंजियल। ओके, नेफ्रिडिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से नेफ्रिडिया जो है वो 3 टाइप के हैं, सेप्टल, इंटेग्यूमेंटल एंड फेरिंजियल। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द सेगमेंट 15 टू लास्ट। इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया स्टार्ट्स फ्रॉम सेगमेंट 3rd टू लास्ट। एंड फेरिंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन 4, 5 एंड 6 सेगमेंट। ओके, तो 3 अलग अलग नेफ्रिडिया, 3 अलग अलग टाइप के नेफ्रिडिया हमको अर्थवर्म में बताए गए हैं। एक्सक्रीशन का काम करते हैं ये, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेंगे। तो देखो सेप्टल नेफ्रिडिया क्या समझ में आता है? ये बीच में सेप्टम है, उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है ना, तो बॉडी की जो सेगमेंट्स है उनके बीच बीच में ये बॉडी की सेगमेंट है, इन बॉडी के सेगमेंट के बीच बीच में आपको ये क्या दिखाई देता है? सेप्टम। तो ये सेप्टम है। सेप्टम के ऊपर नीचे जो नेफ्रिडिया है उसको बोला गया है बेसिकली सेप्टल नेफ्रिडिया। समझ में आया? जो सेप्टम आप देख रहे हैं, तो ये सेप्टम के ऊपर नीचे आजू बाजू में जो नेफ्रिडिया दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है। देन उसके बाद में ये पूरे इंटेग्यूमेंट्स में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे सेगमेंट में भरे हुए, उसको बोलेंगे इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया, जो 3rd सेगमेंट से लास्ट तक रहता है। ये सेप्टल नेफ्रिडिया जो सेप्टम के आजू बाजू में है, ये 15 सेगमेंट से लास्ट तक के रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में पहली जो कुछ सेगमेंट है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फेरिंजियल नेफ्रिडिया। देखो ये दिखाई दे रहे हैं फेरिंजियल नेफ्रिडिया बहुत सारे। तो ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया से येलो कलर की ट्यूब निकल रही है जो वेस्ट मटेरियल को लेकर इधर बक्कल कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐड कर रही है। दिखाई दिया क्या? ये जो टफ्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रिडिया लिखा हुआ है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में भी दी है। तो ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया का जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ट्यूब में जाता है, एंटर्स इनटू द फेरिंक्स। समझ में आया? बाकी के जो नेफ्रिडिया है उनका जो ओपनिंग रहता है, यहाँ पे आपको इनका ओपनिंग बताया, बाकी का नहीं बताया। बाकी के जो नेफ्रिडिया है उनका ओपनिंग भी इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अर्थवर्म का है उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है बताओ फिर? नेफ्रिडिया। कितने टाइप के नेफ्रिडिया रहेंगे? 3 टाइप। कौन से 3 टाइप है बताओ? सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया, फेरिंजियल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? फ्रॉम 15 टू लास्ट। इंटेग्यूमेंटरी कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 3rd टू लास्ट। एंड फेरिंजियल विल बी इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ठीक है। तो ये हो गया अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अब देखो अगेन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हम ऐसे खड़े हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे वेंट्रल साइड में है कि डॉर्सल साइड में? डॉर्सल साइड। ये अर्थवर्म है, उसका नर्वस सिस्टम रहता है उसके वेंट्रल साइड में। देखो उल्टा है, हमारा हार्ट सामने, नर्वस सिस्टम पीछे। अर्थवर्म में ऐसा नहीं, अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम डॉर्सल साइड, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड। समझ में आया? लोअर एनिमल्स में ऐसा ही होता है, नॉन कॉर्डेट्स में जो भी उनका नर्वस सिस्टम रहता है वो जनरली उनके रहता है वेंट्रल साइड में, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उनके डॉर्सल साइड में। तो अर्थवर्म का जो नर्वस सिस्टम आपको उसके वेंट्रल साइड में दिखाई दे रहा है, उसमें दिखती है 2 पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या दिखता है हमको? नर्व कॉर्ड। किंगडम एनिमलिया में पढ़ा है हमने ये नर्व कॉर्ड के बारे में। ठीक है। तो पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, वैसे हम डायग्राम में लिखेंगे तो आपको ये एक, पर आपको समझना है कि ये फ्यूज है। ओके, सो देयर इज अ पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के आपको पेयर दिखाई दे रही है वेंट्रल साइड में। ये 2 नर्व कॉर्ड ऊपर जा रहे हैं और 3rd और 4th सेगमेंट से बाइफर्केट होके ऐसे रिंग बना रहे हैं। समझ में आया? ये जो है ये 2 नर्व कॉर्ड का फ्यूजन है। ओके, तो नर्व कॉर्ड जो है वो ऐसे पीछे से निकल के सामने जा रहे हैं। 3rd या 4th सेगमेंट में नर्व कॉर्ड बाइफर्केट हो रहे हैं और ऐसे जाके ये फेरिंग्स को रिंग बनाते हैं। और इधर रहता है गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब मास ऑफ द नर्व सेल्स।
समझ में आया? तो दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऐसे जाएंगे, बाइफरकेट होंगे, ज्वाइन होंगे, रिंग बनेगा। तो ये जो रिंग है, नर्वस सिस्टम की रिंग आपको दिखाई दे रहा है, न्यूरल रिंग। इस न्यूरल रिंग में इधर आपको दिख रहा है, ये है सेरेब्रल गैंग्लियन। बाकी फिर ये नर्व्स निकल रही है पूरे बॉडी को सेंसेशन देने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती है, पूरे बॉडी को सेंसेशन देने का काम करती है। समझ में आया? तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का पेयर ऐसे गया, रिंग बनाया, रिंग में आपको यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया दिखाई देता है। सेरेब्रल गैंग्लिया मतलब अर्थवर्म का ब्रेन, जो उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज को वगैरह कंट्रोल करता है सारे, ठीक है। तो ये सेरेब्रल गैंग्लिया, न्यूरल रिंग और ये वेंट्रल पेयर ऑफ अ नर्व कॉर्ड। तो ये हो गया अर्थवर्म का कौन सा वाला सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद में फिर अर्थवर्म का आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए ये समझना है कि अर्थवर्म जो है इट इज हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। एक ही अर्थवर्म के बॉडी में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको दिखाई देते हैं। समझ में आया? एक ही अर्थवर्म में हमको दोनों दिखाई देगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैसे दिखाई देता है देखो, तो अर्थवर्म का जो सेगमेंट है उसमें 10 to 12 सेगमेंट, देखो 10 to 12 सेगमेंट में आपको दिखाई देता है 2 पेयर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का 1 पेयर, ये सेकंड पेयर। तो 2 पेयर आपको टेस्टिस की दिखाई देती है अर्थवर्म में। इन दोनों पेयर के बाद में यहाँ से फिर 13 सेगमेंट से लेकर के तो 17 सेगमेंट तक देखो ये ऐसे कॉर्ड निकल रहे हैं। ये जो कॉर्ड है उन कॉर्ड्स को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस में क्या होगा, ये जो 2 पेयर है टेस्टिस की, इसमें क्या होने वाला है, स्पर्म्स बनने वाले हैं। ये जो स्पर्म्स बनेंगे ये वासा डिफरेंशिया से नीचे आएंगे यहाँ पर ये आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है बहुत बड़ी, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पर्म्स आएंगे दे विल फ्यूज विथ प्रोस्टेट ग्लैंड के डक्ट के साथ में फ्यूज होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के साथ में मिक्स होंगे, और फिर यहाँ से छोटे से डक्ट निकल रहे हैं जिसको बोला है कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। तो ये कॉमन डक्ट जो है वो ओपन होते हैं यहाँ पे, मतलब कौन से सेगमेंट के बीच में, 18th सेगमेंट। इसीलिए 18th सेगमेंट में आपको दिखाई देता है मेल गोनोफोर। ओके, यहाँ पे हम सेपरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखते हैं कि कौन सा वाला पोर कहाँ पे दिखता है। तो सपोज ये है 18th सेगमेंट, तो 18th वाली सेगमेंट में क्या होता है कि हमें से 2 छोटे छोटे पोर दिखते हैं 18 सेगमेंट में। ओके, तो ये जो 18 सेगमेंट में दिखने वाले 2 पोर है उसको हम बोलते हैं मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर बोलेंगे जो 18th वाले सेगमेंट में हमको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर होंगी सेगमेंट 17 और बाद में होंगी 19। तो 17 सेगमेंट पर और 19 सेगमेंट पर कुछ ऐसे पैपिली दिखते हैं। पैपिली इक्विवेलेंट टू द पेनिस, कि फीमेल के बॉडी में ये इंसर्ट करेंगे अपने गमिट्स को। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द मेल जीनाइटल पैपिली। ओके, तो 17th और 19th सेगमेंट पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये मेल जीनाइटल पैपिली। ये मेल जीनाइटल पैपिली क्या करते हैं, इंसर्ट द गमिट इनटू द अनदर अर्थवर्म। अब अनदर अर्थवर्म को फीमेल थोड़ी बोलेंगे हम, अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है। ओके, एक ही अर्थवर्म के अंदर आपको दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहे हैं मेल एंड फीमेल की, बट फिर भी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्रॉस। देखो ध्यान दो, एक अर्थवर्म में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है, बट फिर भी उसी के अंदर फ्यूजन गमिट का नहीं होता। दो अलग अलग अर्थवर्म रहते हैं, एक अर्थवर्म अपने स्पर्म दूसरे को देगा और दूसरा अर्थवर्म अपने जो स्पर्म है वो पहले को देगा। एग तो दोनों में भी बन रहा है, स्पर्म्स का क्या हो रहा, एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म के बॉडी में स्पर्म डालने के लिए क्या इंसर्ट करता है, ये मेल जीनाइटल पैपिल। और मेल जीनाइटल पैपिल इंसर्ट करके क्या इंसर्ट होते हैं, स्पर्म्स। स्पर्म्स बाहर कहाँ से आते हैं, ये 2 ओपनिंग, इसको बोला है मेल गोनोफोर। यहाँ से जो है वो स्पर्म्स बाहर आते हैं। समझा ये आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो यहाँ पे कैसे कैसे रहता है। तो ये आपको 13th सेगमेंट में जस्ट दिखाई दे रही है 2 ओवरीज, मतलब अ पेयर ऑफ ओवरीज देयर। इन ओवरी में एग बनेगा और एग कलेक्ट कौन करेगा, ओवेरियन फनेल।
ठीक है। तो एग यहाँ पे बनेगा ओवरी में, और ओवरी में बनने वाला जो एग है उसको कलेक्ट कौन करने वाला है? ओवेरियन फनेल। और ओवेरियन फनेल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14th सेगमेंट में आकर ओपन हो रही है, रुक रही है। तो 14th वाली सेगमेंट में देखो, ये 13th सेगमेंट में ओवरी है, वहां से एग निकलेगा, एग कौन लेगा? ओवेरियन फनेल। और कौन से वाले सेगमेंट में लाएगा? ये 14th सेगमेंट। इसीलिए फिर 14th सेगमेंट में आपको क्या दिखाई देता है? फीमेल गोनोफोर सिंगल दिखाई देगा। मेल गोनोफोर 18 सेगमेंट में आपको पेयर में था, यानी सारे ओपनिंग ऊपर नहीं है, ओपनिंग किधर के साइड में है? नीचे, मतलब वेंट्रल साइड में है ये सारे ओपनिंग। ओके, तो इधर हम कहीं पे लेते हैं 14th सेगमेंट। तो 14th सेगमेंट में सेंटर में ओवेरियन फनेल ओपन होगी। सो 14th सेगमेंट के सेंटर में हमको दिखता है फीमेल गोनोफोर। समझ में आया? यहाँ से एक बाहर निकलेगा। अब देखो, सपोज एक अर्थवर्म है, एक अर्थवर्म ने अपने जो स्पर्म्स है वो दूसरे अर्थवर्म को दे दिए। दो अर्थवर्म है ना, एक ने अपने स्पर्म दूसरे को दिए, दूसरे ने अपने स्पर्म पहले को दिए। तो ये जो स्पर्म दोनों में एक्सचेंज हो गए, तो ये जो अर्थवर्म है ये पहले अर्थवर्म के स्पर्म लेगा, लेने के बाद अपने बॉडी में स्टोर करता है। पहला जो अर्थवर्म है ये भी इसके स्पर्म्स लेगा, लेने के बाद अपने बॉडी में ये स्टोर करता है। समझ में आया? तो ये जो स्पर्म्स एक दूसरे से ले रहे हैं, ये स्पर्म्स लेने के बाद अपने बॉडी में उसको क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? पाउच में। पाउच का नाम है स्पर्मेथिका। ओके, 4 पेयर है वहाँ पे, 4 पेयर मतलब 8 अलग अलग पाउचेस स्पर्मेथिका आपको वहाँ पे दिखते हैं। देखो, ये पाउच दिख रहा है आपको, स्पर्मेथिका दिख रहे हैं ये पाउचेस। ये पाउचेस भी बॉडी के बाहर ओपन होंगे, ओपनिंग से। स्पर्मेथिका समझ में आया क्या? एक अर्थवर्म ने अपने स्पर्म दूसरे को दिए, उसने स्टोर किए कहाँ पे? स्पर्मेथिका में। इसने भी अपने स्पर्म दिए, उसने भी कहाँ पे स्टोर किए? स्पर्मेथिका में। ओके, तो स्पर्मेथिका में स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए देखो वहाँ पर कि इन बिटवीन सेगमेंट 5, 6, 7, 8 और 9, तो बिटवीन सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो सेगमेंट 5 और 6 के बीच यहाँ पर 2 ओपनिंग है, 6 और 7 के बीच यहाँ पे 2 ओपनिंग है, 7 और 8 के बीच यहाँ पे 2 ओपनिंग है, 8 और 9 के बीच यहाँ पे 2 ओपनिंग है। ओपनिंग के अंदर आपको वो पाउच दिखाई दे रहा है, जो पाउच मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया। ओके, ये जो पाउचेस है ये ओपनिंग के नीचे बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो पाउचेस है, पाउचेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मेथिका। एक है तो स्पर्मेथिका, प्लूरल हो जाएगा फिर उसका, स्पर्मेथिकी। ठीक है, तो ये पाउच है एक स्पर्मेथिका, और इसका जो ओपनिंग है क्या बोलेंगे इस ओपनिंग को हम? हाँ, ओपनिंग इज स्पर्मेथिकल पोर। तो कितने पेयर दिखाई दे रही है स्पर्मेथिकल पोर्स की आपको? 4 पेयर्स। 4 पेयर्स दिख रही हैं, मतलब टोटल कितने स्पर्मेथिका दिख रहे हैं आपको? 8। 4 पेयर्स हैं, टोटल 8 स्पर्मेथिका आपको वहां पर दिख रहे हैं। समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एक बार फिर से हम देखो, ध्यान देते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले तो 2 पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। कौन से लेके कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? फ्रॉम 10 to 12। ओके, सो 2 पेयर ऑफ टेस्टिस आर देयर। ये 2 पेयर ऑफ टेस्टिस से क्या अराइज होने वाला है बताओ? वासा डिफरेंशिया। अगेन रिपीट करो, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस से क्या अराइज होने वाला है? वासा डिफरेंशिया। ये कहाँ तक जाएगा? ऑलमोस्ट सेगमेंट 17 तक। वहाँ पे फिर कौन सी वाली ग्लैंड दिखती है आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसमें वो स्पर्म प्रोस्टेटिक ग्लैंड के फ्लूइड के साथ कंज्यूम होंगे और बाहर आएंगे बाय वन पेयर ऑफ कॉमन डक। क्या बोला इस डक को हमने? कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक। और ये जो डक ओपन होने वाले हैं ये कौन से वाले नंबर के सेगमेंट में होने वाले हैं? ये 18। तो 18 सेगमेंट में आपको 2 ओपनिंग दिखेंगे। क्या बोलेंगे 18 सेगमेंट के ओपनिंग को बताओ? मेल गोनोफोर। अगेन क्या बोला है ओपनिंग को हमने? मेल गोनोफोर। ये हो गया 18 का। लेकिन 17 और 19 पे 2 क्या प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर? मेल जीनाइटल पैपिली। अगेन 17, 19 पे क्या दिखता है? मेल जीनाइटल पैपिली, जो फीमेल में इंसर्ट होंगे, मतलब दूसरे अर्थवर्म में इंसर्ट करेंगे और स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे।
समझ में आया? ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि सेम अर्थ फॉर्म में है, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? पेयर ऑफ ओवरी। पेयर ऑफ ओवरी से तुरंत नीचे क्या निकल रहा है? फिर ओवेरियन फनेल। और ओवेरियन फनेल कौन से सेगमेंट में ओपन होने वाला है? इन द सेगमेंट 14 सेगमेंट में ओपन होगा। क्या मिलेगा 14 सेगमेंट में? आपको बताओ, फीमेल गोनोकोर। समझ में आया ये? इसके अलावा जब ये एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म से स्पर्म्स को लेगा तो वो स्पर्म्स को अपने अंदर क्या करेगा? स्टोर करने के लिए पाउचेस है। क्या बोला है? पाउचेस को बताओ, स्पर्मेटिकल। और ऐसे कितने पाउचेस है? वो 4 पेयर्स। तो 4 ओपनिंग्स भी है। क्या बोला है? 4 ओपनिंग्स को स्पर्मेटिकल कोर। कहाँ पे दिखते स्पर्मेटिकल कोर? बिटवीन सेगमेंट 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। वो 4 अलग अलग आपको पेयर दिखाई दे रही है पोर्स की। ओके, एनसीईआरटी में दिया है 6 to 9। हाँ, मतलब वही है कि 6 सेगमेंट में, 7th में, 8th में और 9th में। पर एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 5 और 6 सेगमेंट के बीच का जो सेप्टम है वहाँ पे वो पोर है ना। 6 और 7 सेगमेंट के बीच का जो सेप्टम है वहाँ पे वो पोर है। 7 to 8 के बीच का सेप्टम। इसीलिए बोलते वक्त ऐसा बोलेंगे कि 5 to 6 के बीच में, 6 to 7 के बीच में। और अगर स्टार्टिंग से लेते हैं अगर ऐसा तो 6, 7, 8, 9। समझा? ओके, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है देखो। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब आप बोलेंगे गमिट तो अंदर ले ली अर्थवर्म ने, तो क्या करता है अर्थवर्म कि उसने जो स्पर्म्स को स्टोर करके रखा हुआ है पाउच में से स्पर्म्स बाहर आएंगे। फीमेल गोनोफोर में से एग बाहर आएगा और स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होगा बाहर मतलब किसके अंदर? ककून में। ककून कौन रिलीज करेगा? तो आपको बताया कि 14, 15, 16 सेगमेंट को हमने कौन सा रीजन बोला है? क्लीटेलर। तो ये जो क्लीटेलर वाला रीजन है ये क्या रिलीज करता है बाहर? ककून। ककून मतलब कवरिंग, एक सैक। समझ में आया? अर्थवर्म का जो क्लीटेलर वाला रीजन है, ये क्लीटेलर वाला रीजन क्या रिलीज करता है? ये ककून। और ककून के अंदर फिर क्या होता है? मेल एंड फीमेल गमिट का फ्यूजन। समझ में आया? ककून के अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल गमिट का फ्यूजन होगा और ककून के अंदर फिर बनेगा एम्ब्रियो ट्रिप्लोब्लास्टिक और फिर वो बनेगा अर्थवर्म। डायरेक्ट अर्थवर्म बनता है, कोई लार्वल स्टेज यहाँ पर नहीं रहती है। ओके, तो एनसीईआरटी में दिया है कि जो ककून के अंदर में फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गमिट्स का, तो एक ककून से कितने बेबी अर्थवर्म बाहर आते हैं? 2 to 20, एवरेज 4। ऐसा भी है कि एक ककून से मिनिमम टू मैक्सिमम 20 अर्थवर्म के बच्चे बाहर आ सकते हैं। एवरेज जो है वो 4। तो एक ककून से 4 अर्थवर्म के बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वार्म नाइट में होता है, वार्म एंड मॉइस्ट नाइट। तो वार्म एंड मॉइस्ट नाइट कहाँ पे मिलेंगी? मतलब कौन से सीजन में मिलता है आपको? ये रेनी सीजन। अभी तो ड्राई नाइट है ना, वार्म है पर ड्राई है। वार्म भी चाहिए, मॉइस्ट भी चाहिए, ये होता है रेनी सीजन में। तो तभी रेनी सीजन में जैसे बारिश होती है तो फिर पता है ना हमको, इधर उधर हमारे तो हॉस्टल पे मतलब सबसे लॉन्गेस्ट अर्थवर्म अगर कहीं पे देखना है तो अमरावती यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पे चले जाओ। ये इतने लंबे लंबे देखे, बिलीव नहीं करेंगे आप। नहा रहे हैं, इधर बाथरूम में इधर से निकल रहा है, उधर वो कोने से निकल रहा है, बहुत भयानक। और ऐसे जाड़े मोटे एकदम लंबे लंबे अर्थवर्म हॉस्टल पे। करते कुछ नहीं पर उनको देख के बहुत गंदा लगता ना, एकदम ऐसे कीड़ा से ते मराठीत म्हणू शकतो आपण। तो वो तो लोग जो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं वो कैसे हाथ में उठाते हैं, और चीन वाले तो हाथ में उठा के डायरेक्ट, उनका तो और ही अलग है ना। बस कोई टेंशन नहीं है उनको। चलो तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से जो हमने अर्थवर्म को पढ़ा है। अभी इधर ध्यान दो, बातें मत करो। तो अर्थवर्म कौन से वाले? फिर फाइलम को बिलोंग करता है, फाइलम एनिलिडा। सेगमेंटेशन को क्या बोला गया है? मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एम्ब्रियो पे 3 लेयर है, मतलब कैसा रहेगा ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। रिवाइज करो फटाफट। सिमेट्री कैसी रहती है? बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी में 3 रीजन है, कौन से 3 रीजन? पहले वाला मतलब क्लीटेलर, बीच वाला मतलब क्लीटेलर और बाद वाला मतलब पोस्ट क्लीटेलर। तो प्री
क्लिटेलर एंड पोस्ट क्लिटेलर, 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं। ये क्लिटेलर का अभी मैंने बताया कि ककून बनाएगा ये फर्टिलाइजेशन के वक्त में, ठीक है। अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जहाँ पे सिफेलाइजेशन दिखता है सबसे पहले हेड फॉर्मेशन, तो उसका जो हेड होता है उस पर कवर रहता है ताकि वो बरोज बना के अंदर जा सके। क्या बोला है कवर को बताओ, पेरिस्टोमिया। एंटीरियर सेगमेंट माउथ बनाती है अर्थवर्म का, अर्थवर्म के माउथ को हमने क्या लेबल किया है, प्रोस्टोमिया, ठीक है। तो ये 3 रीजन और सिफेलाइजेशन ये मेन कैरेक्टर, वहाँ पे माउथ और लास्ट में एनस। तो माउथ एनस क्लिटेलर वाला रीजन छोड़ के बाकी पूरे उसकी जो भी सेगमेंट है 80 to 120 सेगमेंट होंगी, उसमें एस शेप का क्या दिखाई देता है, सेटी, और सेटी के मदद से अर्थवर्म का क्या होता है, लोकोमोशन होता है, ओके। फिर उसके बाद में अगेन हमने एक एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ा। पहला सिस्टम क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, उसके बाद बगल कैविटी, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस, देन लिजार्ड, लिजार्ड में क्या होता है, ग्राइंडिंग, उसके बाद में स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट इंटेस्टाइन के, ब्रीफ डाइफ्लोसोलर, डाइफ्लोसोलर, पोस्ट डाइफ्लोसोलर रीजन, ये 3 पार्ट दिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अर्थवर्म का हाँ एक वो भी था इंटेस्टिनल केकी कि 27 सेगमेंट से निकल के ऊपर जा रहे हैं 22 तक, उसको हमने बोला इंटेस्टिनल केकी। देन हमने अर्थवर्म का क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पायर करता है वो, थ्रू इट मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन चाहिए, ड्राई नहीं चाहिए, ओके। और ऑर्गन कोई रेस्पिरेटरी उसको नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा है, ओके। देन उसके बाद कौन सा वाला सिस्टम पढ़ा अर्थवर्म का, सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने पेयर ऑफ हार्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 पेयर। ओपन के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज। डॉर्सल की वेंट्रल, डॉर्सल। 4, 5, 6 सेगमेंट में क्या दिखाई देती है, ब्लड ग्लैंड। ब्लड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वाला सिस्टम पढ़ाया, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या दिखाई देते हैं आपको, नेफ्रिडिया। कितने नेफ्रिडिया, कितने टाइप के हैं, 3 टाइप। पहला वाला कौन सा, सेप्टल नेफ्रिडिया, कहाँ से कहाँ तक, 15 to लास्ट। दूसरा रहता है इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, कहाँ से कहाँ तक, 3rd to लास्ट। तीसरा होता है पैरिंजियल नेफ्रिडिया फ्रॉम 4, 5 and 6 सेगमेंट, ओके। तो ये नेफ्रिडिया बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो काम करते हैं, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो क्लिटेलर वाला रीजन है ना, क्लिटेलर, तो क्लिटेलम या क्लिटेलर रीजन में सबसे ज्यादा नेफ्रिडिया डेंस होते हैं, इसीलिए जो क्लिटेलर वाला रीजन है वहां पे आपको दिखाई देता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्लिटेलर वाला रीजन में नेफ्रिडिया सबसे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। ब्लैक फॉरेस्ट का केक जैसे उसके ऊपर में वो स्प्रिंकल किया है, बस खा नहीं सकते। उसके बाद दूसरा फिर क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या बताया आपको, पेयर ऑफ कौन सा वाला कॉर्ड, डॉर्सल की वेंट्रल, तो पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे ऊपर आया 3rd, 4th सेगमेंट से बाइफरकेट हो गया, रिंग बना लिया। रिंग में आपको कौन सा वाला गैंग्लिया दिखता है, सेरेब्रल गैंग्लिया, मतलब ये अर्थवर्म का एक्चुअली ब्रेन है, उसका सेरेब्रल गैंग्लिया मतलब। और लास्ट में हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ टेस्टिस। कितनी पेयर है, 2 पेयर। टेस्टिस से क्या निकलेगा, लंबा आसा डिफरेंशिया, इसके अंदर जाएगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड। वहाँ से फिर कॉमन क्या निकलता है बताओ, कॉमन प्रोस्टेट एंड कौन सी वाले सेगमेंट में आपको ओपन होगा ये, 18। तो 18 सेगमेंट में आपको क्या दिखता है, फिर मेल गोनोपोर, 2 पोर दिखते हैं मेल गोनोपोर के। 17 था 19 सेगमेंट में उसके ऊपर नीचे क्या दिखते हैं, मेल जिनाइटल पैपिली। फीमेल, फीमेल में मतलब एक ही अर्थवर्म में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी से जो एग निकलेगा वो कहाँ पे आने वाला है, ओवेरियन फॉलिक। और कौन से वाले सेगमेंट में ओपन होगा ये, 14 सेगमेंट। 14 सेगमेंट में ओपनिंग रहेगा तो एग वहाँ से बाहर आएगा, ओके। एक अर्थवर्म ने दूसरे अर्थवर्म को स्पर्म दिए, दोनों स्पर्म्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज करने के बाद में स्टोर करके रखते हैं। कौन से पाउच में स्टोर करेंगे, स्पर्मेटिकली। कितनी पेयर रहेंगी, 4 पेयर। और ओपनिंग्स को बोलेंगे स्पर्मेटिकल पोर। तो स्पर्मेटिकल पोर से स्पर्म बाहर आएंगे, फीमेल गोनोपोर से एग बाहर आएगा,
और उनका फ्यूजन किसके अंदर होगा? फ्यूजन इन द ककून। ककून कौन सा वाला रीजन बनाता है? ग्रेटेलर रीजन। और एक ककून में 2 to 20 अर्थवर्म्स तैयार हो सकते हैं। एवरेज कितना है? 4। समझा? ठीक है, तो ऐसे ही कल फटाफट हम ले लेंगे कॉकरोच का ले लेंगे और फिर फ्रॉग भी ले लेंगे।